दोस्तों, आज कई दिनों बाद जब तनु का फ़ोन आया तो उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया और बोली, तनु तुम ठीक तो हो ना? कितने दिनों बाद फ़ोन किया बेटा, फ़ोन क्यों नहीं करती? और तेरे ससुराल में भी सब ठीक तो है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मम्मी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तनु रोते हुए बोली, बेटा क्या हुआ है? माँ, आप पापा से कहिए मुझे यहाँ से ले जाए। हाँ बेटा। मैं तभी तनु की सास विमला जी वहाँ आई और झट से तनु के हाथ से फ़ोन छीनकर एक तमाचा तनु को मार देती है। तनु झट से जमीन पर गिर जाती है। बदतमीज, क्या तुझे यही संस्कार दिए हैं तेरे घर वालों ने, जो तू हर समय फ़ोन पर ससुराल वालों की चुगलियाँ बुराइयाँ करे? अब इसकी सज़ा तो तुझे शाम को मिलेगी। और फिर झट से फ़ोन काट देती है। जाकर बर्तन मांज। तनु के ज़मीन पर गिरने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा है। फिर भी तनु उठती है और आंखों में आंसू लिए बर्तन धोने चली जाती है और सोचती है कि पता नहीं शाम को क्या होगा। उधर तनु की माँ शारदा जी तनु की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती। शारदा जी को इतना दुखी देखकर तनु के पिता राजेंद्र जी ने उससे पूछा, शारदा क्या हुआ है? उन्होंने एक साथ शारदा जी से कई सवाल कर दिए। तभी शारदा जी रोते हुए आवाज़ में बोली कि तनु का फ़ोन था, वह फ़ोन पर रो रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी उसके सास ने फ़ोन छीन लिया और उसे बहुत उल्टा सीधा कह गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी बच्ची वहाँ ठीक नहीं है। आप उसे वहाँ से अपने घर ले आइए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। शारदा जी की बात सुनकर मानो राजेंद्र जी अपने खुद के ही वश में ना हो, वह झटके से ज़मीन पर बैठ गए और फिर गुस्से से शारदा जी से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमारी बच्ची वहाँ ठीक नहीं रहेगी, लेकिन तुम नहीं मानी, तो अब भुगतो। शारदा जी जो माथे पर हाथ रखे रोती ही जा रही थी। राजेंद्र जी ने शारदा जी की तरफ देखा और फिर वह बेटी के ससुराल जाने के लिए निकले कि तभी शारदा जी पिछली बातें याद करने लगी। शारदा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, बड़ी अंजलि और छोटी तनु, और इनसे छोटा दीपक जो अभी केवल 12 साल का ही था। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। अंजलि की शादी उसी शहर में एक संपन्न परिवार में हुई। अंजलि वहाँ खुश थी। अभी तनु ने भी अपनी ग्रेजुएशन की अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। एक दिन बड़ी बेटी अंजलि के ससुर किशोर दास जी ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार से तनु के लिए रिश्ता बताया। कहा, एक लौता लड़का है, ज़मीन जायदाद है, लड़के के पिता बहुत बीमार है, जिसकी वजह से वह जल्दी शादी करना चाहते हैं। जब तनु की माँ ने यह बात सुनी तो उन्होंने झट से हाँ कर दी कि हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे कि तनु की शादी गांव में हो। वह कहते कि हमारी बच्ची शहर में पली बड़ी है, वहाँ गांव के रीति रिवाज कैसे समझ पाएगी। किशोर दास जी जो राजेंद्र प्रसाद जी के समधी थे, वे उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने लड़का देखा तो वह देखने में अच्छा था, घर भी अच्छा था, तो उन्हें परिवार अच्छा लगा और फिर जल्दी जल्दी में शादी 1 महीने बाद ही हो गई। तनु भारी मन से विदा हुई, अपने ससुराल पहुंच गई। 1 महीना तो सब ठीक रहा, परंतु धीरे धीरे उन सब की सच्चाई तनु के सामने आने लगी कि उसका पति विवेक कुछ काम नहीं करता, सारा दिन लोफर बना फिरता है। इसलिए पिता का सहारा लेकर
जल्द से जल्द उसका विवाह तनु से करा दिया। तनु को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने सोचा कि अगर वह विवेक को समझाएंगी तो शायद वह काम करने लगे। इसलिए उसने कोई भी बात अपने मायके नहीं बताई। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब विवेक के पिता की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उसकी सास विमला जी विवेक के काम ना करने को लेकर तो कभी उसके दहेज कम देने की बात को लेकर आए दिन उसे ताने देती और मारती थी। और अब तो घर में लगे नौकरों को भी हटा दिया था कि यह शादी के काम की वजह से लगे थे। पहले मैं ही घर का सारा काम करती थी। घर की साफ सफाई का काम अब तुम खुद करो, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा पति कुछ काम नहीं करता, इसलिए खुद ही करो सारा काम। रात को जब तनु विवेक से काम करने को कहती तो वह हामी भर लेता, लेकिन फिर सुबह होते ही अपने रंग में आ जाता। तनु अपनी सास विमला से कहती है कि मम्मी जी, गर्मी बहुत है, मेरे कमरे का पंखा चलना बंद हो गया है, आप पंखा सही करा दो। उसकी सास कहती है कि ऑर्डर तो देखो मैडम के, जैसे मायके से कितना दहेज लेकर आई हो, नया मंगा ले अपने मायके से, पति तो कुछ कमाता नहीं। विमला जी तम कर बोली। तनु चुप हो गई। फिर उसने विवेक से कहा तो उसने कहा, मैं अभी तक काम ढूंढ रहा हूँ, जब काम लग जाएगा मैं तब कुछ करता हूँ। फिर विवेक ने तनु से कहा, तनु गर्मी तो बहुत है, तुम अपने दहेज में एसी नहीं लाई थी तो तुम अपने पापा से कहो ना। तनु फिर चुप हो गई। कुछ दिन बाद तनु से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने पापा से कहकर नई एसी मंगा ली। ऐसे ही तनु जब भी किसी ज़रूरत के सामान को मंगाने को कहती तो उसकी सास उसे उल्टा जवाब देती। एक दिन तनु ने विवेक से कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है, तो विवेक ने कहा, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। पहले तो उसकी सास विमला ने जाने से इनकार कर दिया कि यहाँ काम कौन करेगा, लेकिन फिर तनु को यह कहकर मायके भेज दिया कि ससुराल वालों की चुगली मत करना, वरना अंजाम तुम खुद देखोगे। मायके आकर तनु ने अपनी मम्मी से ज़रूरत का सामान मंगाया तो पापा ने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, हम तुम्हें सामान देने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यह सामान तुम्हें तुम्हारा पति विवेक लाकर देगा। यह सुनते ही तनु ने सर झुका लिया। अगले ही दिन विवेक उसे आकर अपने साथ ले गया। ससुराल पहुंचते ही जब तनु की सास विमला ने सामान देखा तो वह चुप ही रही। अब तनु जब भी मायके जाने को कहती तो उसे 2 दिन के लिए मायके धमकी के साथ भेजा जाता और घर के सामान की लंबी लिस्ट बना दी जाती और वह सामान की लिस्ट को लेकर अगले दिन अपने ससुराल आ जाती। सब इसी तरह से चल रहा था। जब तनु अपने घर फ़ोन करना चाहती तो उसे उसकी सास फ़ोन करने नहीं देती। गर्मी बहुत बढ़ गई थी तो तनु की सास विमल ने तनु के कमरे से एसी निकलवाने लगी। अब तनु से नहीं हुआ। उसने विवेक से कहा, मैं अपने कमरे की एसी नहीं निकलवाऊंगी, मैं इसे अपने मायके से लाई हूँ और अब क्यों मम्मी जी इसे अपने कमरे में लगवा रही है। बाहर खड़ी तनु के सास विमल ने यह सुना तो वह दनदनाती हुई आई और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना कहने की, मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, इतना ही बहुत है। तनु ने कहा, मैं ऐसे ही यहाँ नहीं रहती हूँ, मम्मी जी घर का पूरा काम करती हूँ। वह जो आप नया नया सामान इस्तेमाल करती है वह मेरे मायके से आया है,
फिर आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती है? इतना सुनते ही विमला जी अकड़ गई। उन्होंने गुस्से में आकर तनु के बाल पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वह जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। वह रोने लगी। रोते रोते वह विवेक से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। विवेक को खड़ा देखकर उसकी सास विमला बोली, नालायक, खड़े खड़े देख रहा है? तेरी पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, मुझसे जबान लड़ा रही है, शर्म नहीं आती है तुझे? इतना सुनते ही उसने भी तनु को पलटकर जवाब दिया। उसने भी तनु को मारा। तनु के कई जगह चोट के निशान थे। उसके हाथों की चूड़ियाँ टूट गई तो हाथ में चोट भी लग गई थी। उसके अगले ही दिन तनु ने चोरी छिपे फ़ोन किया तो उसकी सास विमला ने फ़ोन छीनकर उसकी मम्मी को ही उल्टा सीधा सुना दिया। जब राजेंद्र जी बेटी के ससुराल पहुँचे तो वहाँ का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तनु को इतना लाचार, बेबस और उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। उसकी सास उसे कुछ उल्टा सीधा सुना रही थी, परंतु तनु के पिता को देख तनु की सास चुप हो गई। तनु अपने पापा को सामने देखकर उनसे गले लगकर रोने लगी। चुप हो जा बेटी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताइए समधन जी, तो आप पहले अपनी बेटी के कारनामे सुनिए। क्या उसका पक्ष लेने यह मुझसे जवाब लड़ाती है? अपने सामान को तेरा मेरा कहती है। आपने कैसे संस्कार दिए हैं इसे? यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि हमने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। एक बार अपने संस्कार तो देखिए समधन जी। आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आज ये यहाँ से गई तो फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। मैं अपनी बेटी को अब यहाँ भेजना भी नहीं चाहता। आपने मेरी बेटी का यह हाल कर दिया, राजेंद्र जी ने भड़कते हुए कहा। शाम का वक्त हो चुका था। विवेक के दादाजी घर आ चुके थे। उन्होंने राजेंद्र जी का हालचाल पूछा तो राजेंद्र जी ने गुस्से में जवाब दिया कि मेरी बेटी का यह हाल कर दिया आप सबने। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरी बेटी के साथ ऐसी जागती की उसे मारा पीटा गया। आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं? नहीं बेटा, मैं ज़्यादातर खेत ज़मीनों के काम को देखता हूँ तो कम ही घर आता हूँ। विवेक के दादा रघुवीर जी को अपने पोते और बहू की करतूत सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजेंद्र जी से माफ़ी मांगी। राजेंद्र जी बोले, मैं अपनी बेटी को यहाँ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। जब आपको अभी कुछ पता ही नहीं तो आगे की क्या गारंटी? राजेंद्र जी तनु को लेकर घर आ गए। तनु की हालत देखकर उसकी माँ शारदा जी बेटी को गले लगाकर खूब रोई। मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। मैं तो पहले ही मना कर रहा था। सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी हठधर्मी के आगे उनकी जायज़ नाजायज़ मांगी पूरी करती रही। तुम्हारी ही करनी है यह सब। राजेंद्र जी जो पहले से ही गुस्से में थे, उन्होंने शारदा जी को भड़कते हुए सुना दिया। मुझे क्या पता था कि वह लोग कैसे हैं। मैंने सोचा इकलौता बेटा है, ज़मीन जायदाद है, लेकिन इतना कारोबार होने के बावजूद उन्होंने छोटे मोटे खर्चे हमसे ही वसूले। वह कहाँ का कारोबारी कामचोर है, एक नंबर का आवारा लोफर। राजेंद्र प्रसाद जी सर पकड़कर बैठ गए। तनु अपने पापा के पास बैठी और बोली, पापा, सारी गलती मेरी है जो मैंने उनके बारे में पहले ही नहीं बताया और आपसे उनकी ज़रूरतें पूरी करती रही। और फिर तनु रोने लग गई। तनु के पिता
राजेंद्र जी ने उसे भरोसा दिलाया और उससे एक वचन लिया कि बेटा, अब तुम ना तो वह जाओगी और ना उनका फ़ोन उठाओगी। दिन बीत गए। अब तनु ज़्यादातर कमरे में ही रहने लगी। अपनी बेटी को ऐसे अंदर ही अंदर घुटता देख तनु के माता पिता दोनों ने फिर से उसे बाहर की जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की। राजेंद्र प्रसाद जी शारदा जी से बोले कि तनु मेरी बात नहीं समझती, कुछ बोलती ही नहीं, बस चुप ही रहती है। दूसरों की बेटियों के साथ ऐसी घटिया हरकतें करने वाले लोगों को अच्छा सबक सिखाना चाहिए ताकि फिर से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इन जैसे लोगों को ऊपर वाला ही समझा सकता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब किस पर पड़ती है तब अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर देता है। तुम परेशान ना हो शारदा, आज मैं तनु से बात करके ही रहूँगा। और राजेंद्र प्रसाद जी तनु के कमरे में चल दिए। देखो तनु, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट देखकर तनु फीकी सी मुस्कान लेकर हंस दी। पापा, मैं इसे बाद में खाऊंगी। बेटा, तुम्हारे खाने या ना खाने से किसी को कोई फायदा नहीं है। बेटा, जो गलत कर रहा है वह तो खुलकर घूमते हैं। लेकिन बेटा, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम क्यों खुद को कमरे में बंद करके रखती हो। बाहर निकलो। पापा, मेरा दिल नहीं मानता किसी से मिलूं। मुझे ऐसा लगता है कि सबकी आंखें सवाल करेगी कि तुम ससुराल कब जाओगी। बेटी, दुनिया में सब तरह की बातें होती है। यूं चुप कर बैठने से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। बाहर निकलो, सबकी बात का जवाब दो। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम फिर उस घर में जाना चाहती हो? तो तनु ने एकदम से सर उठाकर नहीं में जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं पापा, मैं वहाँ भूल कर भी नहीं जाऊंगी। तो बेटा, फिर किस बात का शौक मना रही हो? बाहर निकलो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, यह हुई ना बात। चलो अभी चॉकलेट खाओ। राजेंद्र प्रसाद जी ने तनु के सर पर हाथ रखा, फिर वह चॉकलेट खाने लगी। विवेक के दादाजी राजेंद्र प्रसाद जी के घर आए और फिर उन्होंने तनु को वापस बुलाने का सुझाव रखा। उन्होंने सबसे बारी बारी माफ़ी मांगी, परंतु राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ इनकार कर दिया। विवेक के दादा बहुत मनाने पर कि वह उनकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, तो एक बार को वह मान गए कि चलो देखते हैं। और तनु के जाने के एक दिन पहले विवेक का फोन आया और वह बोला, तनु, तुम आ तो रही हो ना, लेकिन जो परेशानी तुम्हें आई वह सब मेरे पास काम ना होने की वजह से थी। तो तुम अपने पिता से मुझे 2 लाख रुपए दिला दो, फिर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा। फिर हमें ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विवेक की बात सुनकर तनु का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से वह ससुराल जाने को तैयार हुई थी और फिर वह उठी और फ़ोन ले जाकर अपने पापा के पास सारी बात बता दी और कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब इस आदमी के घर नहीं जाऊंगी। इनसे कहो कि तलाक के पेपर साइन कर दे। अगर कुछ भी आनाकानी की तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब यह बात विवेक के दादा को पता चली तो वह बदनामी के डर से उन्होंने विवेक और तनु का तलाक करा दिया। अब तनु ने नई जिंदगी की शुरुआत की। आज तनु अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीकर आगे बढ़ गई थी। वह अपने आगे की पढ़ाई जारी कर बैंक में
जॉब कर रही थी। उसके मम्मी पापा आज अपनी बेटी को इस दलदल से निकलकर देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों, दहेज समाज में एक सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाओं और अपराधों को जन्म देती है। इस बुराई से समाज में सभी वर्गों की महिलाओं की जान ले ली है, चाहे वह गरीब हो या अमीर या मध्यम वर्गीय हो। हालांकि जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण गरीब ही इसका शिकार होते हैं। दोस्तों, दहेज लेना या देना दोनों ही श्राप है। हालांकि माता पिता दहेज अपने बेटी की सुख सुविधा के लिए देते हैं, परंतु आजकल के ससुराल वाले इस बात का दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।